हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सर्वप्रथम बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोगों का पहला टॉपिक पूरा हो चुका है जिसका नाम है शासन प्रणाली। तो क्या आप लोगों ने शासन प्रणाली का नोट्स अच्छे से पढ़ा? सब कुछ समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अच्छे से शासन प्रणाली का टॉपिक क्लियर हो गया? तो आप आज आपको एक बेसिक टॉपिक पढ़ाना है जो आपकी पॉलिटी को पढ़ने के आधार को मजबूत करेगा, जो आपकी पॉलिटी की समझ को डेवलप करेगा। क्योंकि पॉलिटी पढ़ने के लिए जो टूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे शब्द आते हैं, कई बार उन शब्दों को न समझ पाने की वजह से भी आपकी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। और वह स्थिति कमज़ोर ना हो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको आज राज्य व्यवस्था की कुछ बेसिक अवधारणा पढ़ा दे, कुछ ऐसे शब्द जो पॉलिटी को पढ़ने के लिए ज़रूरी है जानना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी कारखाने में काम करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मास्टर हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे कार बनाने का तरीका सिखा दें। तो कार बनाने का तरीका सीखने से पहले सबको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिंच किसे बोलते हैं, पाना किसे कहते हैं, पेचकस किसे बोलते हैं, स्टार्टर किसे बोलते हैं, बल्ब किसे बोलते हैं, पेचकस के साथ साथ पिलास किसे कहते हैं। जब तक ये छोटे छोटे शब्द आप नहीं सीखेंगे ना, तो आपका मास्टर कहेगा कि पाना उठाओ, आप पान लगा कर चले आएंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका टूल्स जानना ज़रूरी होता है, उसके शब्दावलियाँ जानना ज़रूरी होती है। जिन शब्दावलियों का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है, उस विषय के अंतर्गत किया जाता है। वैसे ही हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या टूल्स जरूरी हैं आपको जानने के लिए, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, आज उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास सीधे सीधे तो सवाल भी दे सकती है, लेकिन सवाल से ज़्यादा आपका आधार मजबूत करेगी। पॉलिटी को समझने के लिए आपके पास शब्दावलियाँ देंगी। तो आइए हम आज राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा की बेसिक अवधारणा आपको सिखाते हैं। भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था की बेसिक अवधारणा। राज्य व्यवस्था की बेसिक अवधारणा। राज्य व्यवस्था की बेसिक या मूल अवधारणा। मूल अवधारणा और राज्य व्यवस्था की बेसिक और मूल अवधारणा के अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ाना चाहूंगा। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि राज्य क्या होता है। राज्य, स्टेट क्या होता है, क्या है, क्या होता है। दूसरा शब्द मैं ये सिखाना चाहूंगा, राज्य के तत्व क्या होते हैं। राज्य के तत्व क्या होते हैं, क्या है। तीसरा ये सिखाना चाहूंगा, सरकार के अंग किसे कहते हैं। सरकार के अंग किसे कहते हैं। चौथा ये सिखाना चाहूंगा, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका क्या है एवं इसके दायित्व क्या है। न्यायपालिका तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अवधारणा आज सिखाएंगे। एवं इसके दायित्व क्या है। विधेयक किसे कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं। कानून कैसे बनता है। कानून
कैसे बनता है, साथ ही साथ बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। इतने टॉपिक आज आपको हम सिखाएंगे, और ये टॉपिक आज से जब आप सीख लेंगे तो आगे पूरी पॉलिटी में पढ़ने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटी का टूल्स है। पॉलिटी को समझने के लिए पॉलिटी की महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जिसका जानना हर विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा संविधान क्या है और संविधान की विशेषता, जहां से आपके नोट्स की शुरुआत होती है। संविधान क्या है और संविधान की विशेषता क्या है, यहां से आपके नोट्स की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 सेकंड, 30 सेकंड रुकिएगा बस में। चलिए, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राज्य क्या है। राज्य को लेकर के ही बच्चे परेशान होते हैं। सबसे पहली बात, राज्य क्या है, सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं। राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। राज्य का प्रयोग पूरे संविधान के अंतर्गत 3 परिप्रेक्ष्य में कई बार आपको देखने को मिलता है। 3 परिप्रेक्ष्य में मिलता है। एक प्रांत के रूप में, एक प्रांत के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक सरकार के रूप में, और एक देश के रूप में। देश के रूप में जब बात राज्य की आती है तो आपके दिमाग में 3 विचार आने चाहिए कि प्रांत के रूप में भी राज्य कहे जाते हैं। जैसे यूपी क्या है, जैसे यूपी क्या है, एक राज्य है यानी स्टेट है। बिहार क्या है, एक राज्य है यानी कि स्टेट है। एमपी क्या है, एक राज्य है। एचपी क्या है, एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट है। यानी पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रों को जो अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है उसे भी हम स्टेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हम राज्य का प्रयोग एक जगह राज्य के स्तर पर कहते हैं, यानी कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है, और ये अलग अलग भौगोलिक इकाइयों में जो बांटा गया इसे हम प्रांत नाम देते हैं। इसी को राज्य या स्टेट कहते हैं। जैसे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इसे भी राज्य कहा जाता है। तो राज्य का प्रयोग हम प्रांत के स्तर पर भी कहते हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों को भी राज्य कहा जाता है। एक राज्य तो ये होता है, एक राज्य कोई और होता है, एक राज्य कोई और होता है। एक राज्य का मतलब होता है सरकार का रूप। जैसे जब कभी आप फंडामेंटल राइट आप पढ़े होंगे तो आप कहा जाता है कि राज्य उपाधियां नहीं देगा, राज्य भी अस्पृश्यता नहीं करेगा, राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने पे काम पर नहीं लगाएगा। ये कौन से राज्य की बात की जा रही है? किस राज्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा? जब आप भाग 4 पढ़ते हो तो आपसे कहा जाता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, राज्य रोजगार की व्यवस्था करेगा, राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेगा। कहाँ है ये राज्य? कौन है ये राज्य? ये उस राज्य की चर्चा हो रही है जो सरकार के रूप में होती है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के रूप में किया गया है, 12 के अंतर्गत किया गया है। जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि सरकार का एक प्रयोग जो होता है, राज्य का एक प्रयोग सरकार के परिप्रेक्ष्य में होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कही गई है, जिसके तहत कहा गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल भी राज्य है। जिसके तहत कहा गया है संसद एवं राज्य विधानमंडल भी राज्य है। जिसके तहत कहा गया है कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार भी राज्य है। इन सब को राज्य माना गया है। एक राज्य का प्रयोग सरकार के रूप में होता है।
लेकिन एक सरकार, एक राज्य का प्रयोग देश के रूप में होता है। वैश्विक स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा जाता है कि भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है। वैश्विक स्तर पर कहा जाता है कि चीन भी एक राज्य है। वैश्विक स्तर पर कहा जाता है कि अमेरिका भी एक राज्य है, अमेरिका भी एक राज्य है। तो भारत कैसे राज्य हो गया? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को जो छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया उसे हम प्रांत कहते हैं, उसी प्रांतों को राज्य कहा जाता है, उसी प्रांतों को स्टेट कहा जाता है। वही दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत भी एक राज्य है, अमेरिका भी राज्य है, चीन भी एक राज्य है। ये कौन सा राज्य है? तो वैश्विक मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी देश को भी राज्य कहा जाता है, लेकिन किसी भी देश को राज्य होने की 4 कसौटी बताई गई हैं, जिसे राज्य का तत्व कहा जाता है। क्या 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राज्य था? नहीं था। भारत राज्य कब बना? भारत 26 जनवरी 1950 के बाद राज्य बना। ऐसा क्या था जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत के पास नहीं था, जिसकी वजह से भारत को राज्य नहीं कहा गया? और ऐसा क्या मिल गया 26 जनवरी 1950 के बाद जिसकी वजह से भारत को राज्य कहा जाने लगा? वही राज्य के तत्व है। आपका आयोग, आपका कमीशन आपसे सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से राज्य के तत्व में क्या शामिल है? निम्नलिखित में से राज्य के लिए क्या आवश्यक तत्व है? निम्नलिखित में से किसे राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बताते हैं, किसी भी दुनिया के देश को राज्य की संज्ञा कब दी जाती है, राज्य के तत्व क्या होते हैं। मैंने केवल अभी आपको यह सिखाया। राज्य का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। राज्य का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है, एक प्रांत के रूप में, एक प्रांत के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक देश के रूप में। लेकिन किसी भी देश को राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, कब उसे राज्य कहा जाता है, राज्य होने की क्या तत्व है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्टेट। अब मैं आपको राज्य के तत्व सिखाता हूं कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, कब किसी देश को राज्य की संज्ञा दी जाती है। अब मैं आपको राज्य के तत्व बताता हूं। अब मैं आपको राज्य के तत्व बताता हूं। राज्य के तत्व की अगर बात किया जाए तो राज्य के तत्व के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उसकी अपनी एक निश्चित, उसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसका अपना एक भूभाग होना चाहिए, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र। उसमें सरकार जैसा कोई तंत्र होना चाहिए, उसमें कोई सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वह सरकार संप्रभु होना चाहिए, यानी कि सोवरेन होना चाहिए, यानी कि सोवरेन होना चाहिए। अगर ये 4 तत्व किसी देश के भीतर पाए जाते हैं, ऐसे देश को राज्य कहा जाता है। अगर इन चारों में से कोई भी एक तत्व की अनुपस्थिति है, अगर इन चारों में से किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति है तो उसे राज्य नहीं कहा जाएगा। ओहो हो, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को राज्य होने के लिए इन चारों तत्वों में चारों का होना अनिवार्य है। अगर इन चारों में से एक की भी अनुपस्थिति हो जाएगी तो वह राज्य नहीं कहलाएगा, तो वह राज्य नहीं कहलाएगा। तो जरा सोच कर देखिए, इन 4 तत्वों में कौन सा तत्व ऐसा था जो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत के पास नहीं था? इन 4 तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के पास आ गया और भारत को राज्य कहा गया? क्या आप सोच पा रहे हैं? यही सोचने की क्षमता हम आपके अंदर विकसित करना चाहते हैं। जरा कमेंट करके बताइए, कुछ आप भी विचार कीजिए कि इन 4 तत्वों में ऐसी कौन सी चीज थी जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास नहीं थी, और इन 4 तत्वों में वह कौन सी चीज है जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के पास आ गई और भारत को राज्य कहा जाने लगा। मैंने इतना बता दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था। मैंने यह भी बता दिया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत को राज्य कहा गया।
क्या आया इन 3 सालों में परिवर्तन? क्या 15 अगस्त 1945 के पहले भारत के पास कोई पॉपुलेशन नहीं थी? भारत की कोई जनसंख्या नहीं थी? क्या 15 अगस्त 1947 से पहले कोई सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं नहीं करती थी? क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत की कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी? ये सब था। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत की भौगोलिक सीमा भी थी। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में जनसंख्या भी थी। भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले सरकारें अपनी राजनीतिक क्रियाएं भी करती थीं। अगर किसी एक चीज की कमी थी तो उसका नाम था संप्रभुता। भारत के पास संप्रभुता नहीं होती है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वर्तमान की नई पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नहीं समझ पाते होंगे सर संप्रभुता होती क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय सोवरेन? सोवरेन किसे कहा जाता है? हम किसे संप्रभु कहते हैं? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत संप्रभु था? नहीं था। क्या भारत अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था? नहीं था। क्या भारत अपने बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था? नहीं था। सर, ये आंतरिक मामला क्या होता है? देश के भीतर सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, क्या इस मामले को लेकर के भारत अपने अनुसार डिसीजन ले पाता था? नहीं सर, ये डिसीजन तो अंग्रेज लेते थे। क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत को किस देश के साथ संधि करना है, किस देश के साथ समझौता करना है, किस देश के साथ व्यापार करना है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना है, क्या भारत ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था? नहीं था। ये सारे निर्णय कौन ले रहा था? ये सारे निर्णय ब्रिटेन ले रहा था। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हो गया, जब हमने अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कर लिया, जब हमने अपना स्टेट ऑफ हेड चुन लिया, जब मैंने अपना भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया, तब भारत संप्रभु हो गया। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया और आज भारत एक संप्रभु राज्य है। आज भारत एक संप्रभु देश है, यानी कि भारत आज अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश में जीएसटी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, यह अमेरिका नहीं तय करेगा, यह भारत तय करेगा। हम चीन से तेल मंगाएंगे कि अमेरिका से तेल मंगाएंगे, ये चीन नहीं तय करेगा, ये अमेरिका नहीं तय करेगा, ये रशिया नहीं तय करेगा, ये भारत तय करेगा। हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधि करना है, किसके साथ समझौता करना है, ये कोई और नहीं, ये भारत स्वयं तय करेगा। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भूटान की यात्रा की। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा। बराक ओबामा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के सुपर पावर को छोड़कर पुद्दू जैसे भूटान देश की यात्रा कर रहे हैं। शायद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका को यही संदेश दिया, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमें प्रधानमंत्री की बात बनने के बाद भूटान की यात्रा करनी है या मालदीव की या म्यांमार की या अमेरिका की, ये हम तय करेंगे साहब, आप नहीं। बिकॉज इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। इसका मतलब है कि भारत देश के अंतर्गत ये चारों तत्व पाए जाते हैं। भारत की एक निश्चित जनसंख्या है जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। भारत का एक निश्चित भूभाग है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में एक सरकार काम करती है जिसका नाम है वर्तमान की भाजपा सरकार, और भारत संप्रभु भी है। भारत अपने इंटरनल मामले में, भारत अपने एक्सटर्नल मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखती है। हमारी इस शक्ति को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, हमारी इस शक्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इट मीन्स इंडिया इज अ स्टेट। अतः भारत भी एक राज्य है और राज्य होने के 4 तत्व हैं। लेकिन मैंने कहा इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। इन चारों तत्वों में अगर एक भी तत्व नहीं पाया गया तो राज्य की श्रेणी में भारत नहीं आएगा, या कोई दुनिया का कोई भी देश राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। लेकिन आयोग ने एक बार सवाल पूछा, राज्य के चारों तत्वों में कौन सा प्राण तत्व है? राज्य के चारों तत्वों में कौन सा प्राण तत्व है? कौन उसकी रीढ़ की हड्डी है? कौन उसका बैकबोन है?
किसके बिना वो मर जाएगा। मानव किससे बनता है? दो हाथों से बनता है, दो पैरों से बनता है, दो आंखों से बनता है, दो कानों से बनता है, एक दिल से बनता है, एक सिर से बनता है। अगर एक हाथ कट जाए तो क्या मानव नहीं रह सकता है? रह सकता है। क्या एक पैर कट जाए तो मानव नहीं रह सकता है? रह सकता है। क्या एक कान काट लिए जाए तो मानव नहीं रह सकता है? रह सकता है। और मानव की धड़कन निकाल ली जाए तो, मानव की धड़कन निकाल ली जाए तो मानव एक पल नहीं रह सकता है। इसका मतलब हृदय हमारा प्राण तत्व है। हृदय के बगैर मानव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से हृदय के बगैर मानव की कल्पना नहीं की जा सकती, उस प्रकार से संप्रभुता के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार तो हम जनसंख्या के बगैर थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, एक बार हम भूभाग के बगैर सोच सकते हैं, एक बार हम सरकार के बगैर थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्राण तत्व है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता के बगैर राज्य का सपना भी नहीं देखा जा सकता। हालांकि तकनीकी रूप से इन चार तत्वों में सबका होना अनिवार्य है, लेकिन इन चार तत्वों में संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। इसके बगैर राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, जबकि भारत के पास जनसंख्या भी थी, भारत के पास भूभाग भी था, भारत के पास सरकारी क्रियाएं भी सरकार करती थी, ब्रिटेन की सरकार। लेकिन भारत संप्रभु इसलिए नहीं था कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। भारत संप्रभु नहीं था, इसलिए भारत राज्य नहीं था। अब कमेंट करके बनाइए, बताइए सारे विद्यार्थियों, क्या राज्य का मतलब समझ में आ गया? राज्य का तीनों स्तर पर प्रयोग समझ में आ गया? राज्य का तत्व समझ में आ गया? चारों तत्वों की भूमिका समझ में आ गई? चारों तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा सरकार के अंग की तरफ। ये सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं आपको सरकार के अंग बताऊंगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग। आज आप लोगों ने पढ़ने की विद्यार्थियों की तरह पढ़ा है। क्योंकि मुझे पढ़ाने का मौका दिया आज। मतलब जब तक मैं समझाया, जब तक मैं बोला, केवल आपने सुना। और मैंने कहा कि टॉपिक क्लियर करने के बाद हमेशा मैं आपसे पूछूंगा, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। लेकिन डाउट टॉपिक के बीच में आप चाहे 1000 कमेंट करेंगे, लेकिन मैं एक जवाब नहीं दूंगा। और लेकिन जब टॉपिक पूरा कर दूंगा, तो मानसिक संतुलन अगर हल्का भी ठीक होगा तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। दिक्कत केवल तभी हो सकती है कि जब मानसिक संतुलन ही ठीक ना हो। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हमारे सामने जो पीढ़ी पढ़ रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका सबका मानसिक संतुलन ठीक है, इसलिए पॉलिटी में दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चले भाई आगे। कमेंट दिख नहीं रहा बच्चों? हाँ बिल्कुल सटीक बताया। देखिए बच्चे क्या पहचान लेते हैं। और कमेंट थोड़ा नीचे करिए। किसी बच्चे ने कहा कि सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट आपकी तबीयत आज मुझे सही नहीं लग रही। एकदम सही पकड़ा आपने। मेरे पेट में इसमें असहनीय पीड़ा पता नहीं क्यों हो रही। सुबह से लगातार पढ़ा रहा था, आज 12 से 3 क्लास था, तो खाना थोड़ा लेट खाया, मैं 4 बजे खाया। पता नहीं उसकी वजह से कि लगातार खड़े खड़े पढ़ाने की वजह से पेट में मेरे अनबियरेबल पेन है। लेकिन क्लास में जल्दी मिस करता नहीं जब तक मैं हल्का भी खड़े होने की ताकत रहती है, तो इसलिए आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज वो लेवल एनर्जी का नहीं दिख रहा होगा मेरे फेस पर, या मेरे फेस पर वो दर्द थोड़ा झलक रहा होगा, जिसकी वजह से आप ये बात करें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने इनो मंगाया है, अभी मैं इनो पीता हूँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसी बात से मैं कई बार कहता हूँ कि जितना हम बच्चों को महसूस करते हैं, उतना हमारे बच्चे हमें भी महसूस करते हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग शायद नहीं महसूस कर पाए कि हम पीड़ा में हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो सामने पढ़ रहे हैं वो महसूस कर लिए कि हम पीड़ा में हैं। हमारा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम फिट हूँ, बस पेट में पता नहीं क्यों थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और मीठी मीठी दर्द हो रही है ऐसे। और वो दर्द शायद लगातार खड़े होकर पढ़ाने की वजह से कुछ भी रहा होगा, कभी कभी हो जाता है, या गैस बन गई होगी, जो भी होगा। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड वहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारे पढ़ाने योग्य है। अगर ऐसी स्थिति ना होती मैं क्लास फिर कैंसिल ही करा देता। पढ़ाने योग्य है, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं इनो पीता हूँ, सही हो जाएगा। हाँ,
हाँ, सरकार के रूप में समझा दीजिए। ठीक है, सिमू पाल ने कहा है कि सर प्लीज एक बार सरकार के रूप में समझा दीजिए। देखिए, राज्य की संज्ञा कई बार सरकार को भी दिया जाता है। हाँ, वो एसिडिटी है, मुझे लग रहा है कि एसिडिटी और कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की जो संज्ञा होती है वो क्या नाम है कि सरकार के रूप में राज्य का प्रयोग कैसे होता है। जैसे जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो आपको कहा जाता है कि राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नौकरियों में समान आरक्षण देगा। जब डीपीएसपी पढ़ते तो कहा जाता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, राज्य लोगों को रोजगार देगा, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। कौन है ये राज्य? किस राज्य की बात की जा रही है? ये उसी राज्य की बात की जा रही है बेटा जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में की गई है। वहां पर राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। उसके अंतर्गत कहा गया है संसद और राज्य विधानमंडल राज्य है, आप अपने अधिकारों का दावा इनसे कर सकते हैं। संघ सरकार और राज्य सरकार राज्य है, आप अपने अधिकारों का दावा इनसे कर सकते हैं। स्थानीय प्राधिकारी राज्य हैं, जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिका के सदस्य आते हैं, जो मैं अनुच्छेद 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको टूल्स सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं सरकार के अंग किसे कहते हैं। सरकार के अंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार के अंग किसे कहते हैं? सरकार के अंग क्या है? इसी सरकार के अंग को हम लोग कई बार शासन के अंग भी बोलते हैं। इसी सरकार के अंग को कई बार हम शासन के अंग बोलते हैं। इसी सरकार के अंग को हम कई बार शासन के अंग बोलते हैं, शासन के अंग बोलते हैं। सरकार के अंग क्या होते हैं? किसी भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चुनौतियां होती हैं। पहला, कानून बनाने की चुनौती, नियम कौन बनाएगा। दूसरा, कानून को लागू कराने की चुनौती, कि उस कानूनों को कैसे लागू कराया जाएगा। और तीसरा, जो कानून बनाया जा रहा है, जो कानून लागू कराया जा रहा है, क्या वो संविधान के अनुरूप है? क्या संविधान के दायरे में रह के बनाया गया है? क्या संविधान के दायरे में रह के उसे लागू कराया गया है? इस बात की निगरानी करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। किसी भी शासन प्रणाली में, किसी भी देश को चलाने के लिए देश के समक्ष यही 3 चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती होती है कानून बनाने की, दूसरी चुनौती होती है कानून को लागू कराने की, तीसरी चुनौती होती है इस बात को देखने की कि जो कानून बनाया गया, जो कानून लागू कराया गया, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए, इसी चुनौती को सॉल्व करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे शासन के अंग कहा जाता है। और इन्हीं 3 अंगों को हम क्रमशः क्या कहते हैं? इन्हीं 3 अंगों को हम क्रमशः कार्यपालिका, इन्हीं 3 अंगों को हम क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं। इन्हीं 3 अंगों को क्रमशः हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं। ये सरकार के यही अंग हैं, यही शासन के 3 अंग हैं। कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं, न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं। न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं। सवाल उठता है कि विधायिका क्या काम करती है सर? विधायिका का मतलब ही डाल के दीजिए आधा, चलाइए, हम मुझे दे दीजिए। विधायिका का मतलब ही होता है एक ऐसी संस्था जो कानून बनाने का काम करती है। क्या? विधायिका का मतलब ही होता है, विधायिका मतलब विधायन बनाने वाली संस्था। विधायिका का मतलब विधायन बनाने वाली संस्था। विधायन का मतलब कानून, कानून का मतलब लॉ। ऐसी संस्था जिसका काम होता है कानून बनाना, नियम बनाना, लॉ बनाना, ऐसी संस्था को हम विधायिका कहते हैं।
इसी विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है। कोई बच्चा एक दिन मुझसे पहले दिन क्लास में पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि जब जूता चुराई की रस्म आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जूता चुराई की रस्म आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं और विधायिका किसे कहते हैं। विधायिका का ही दूसरा नाम व्यवस्थापिका है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिए, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है, इसे ही हम व्यवस्थापिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। और ये कौन सी संस्था है, ये कानून बनाने वाली संस्था है। ये कानून बनाने वाली संस्था है। इस संस्था का मुख्य कार्य है लॉज बनाना, कानून बनाना। कानून जो बन गया है उसे लागू कौन कराएगी, कानून लागू कराने को इंग्लिश से बोलते एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना यानी कि कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना। और न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का काम है कि विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जैसे लागू कराया, वह संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं, वह सरकार के अनुरूप, संविधान के अनुरूप कानून को लागू करा रहे हैं या नहीं, संविधान के अनुरूप कानून को लागू करा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ न्यायपालिका के तो बहुत सारे काम हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देना, राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को बताना, कोई विवाद हो उसको भी बताना, राज्यों के विवाद को बताना, भारत संघ एवं राज्य के विवाद को बताना। लेकिन मुख्य कार्य एक बताऊं अगर, तो न्यायपालिका का काम यही है कि वह विधायिका और कार्यपालिका पर नजर रखे। वह किस पर नजर रखे, वह विधायिका और कार्यपालिका पर नजर रखे। किस बात का, कि वो अपनी पत्नी को चाट खिलाने कहां ले जा रहे हैं, अरे नहीं भाई, इस बात का थोड़ी, इस बात का नजर रखे कि वह जो कानून बना रहे हैं, ये जो कानून बना रहे हैं, ये जो कानून को लागू करा रहे हैं, ये सब संविधान के अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये सब संविधान के अनुरूप हो रहा है या नहीं, क्या ये इसमें कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इस बात का निगरानी करना किसका काम है, इस बात का निगरानी करना किसका काम है, तो इस बात का निगरानी करना, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका का काम है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं, जिसे शासन का अंग कहा जाता है। शासन के 3 अंगों का नाम है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है। विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है बने हुए कानूनों को लागू कराना, और न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर निगरानी रखना कि वह संविधान के अनुरूप, संविधान का पालन करते हुए, संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए लॉज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ये इसकी संक्षिप्त परिचय है केवल भी। अब इसको खोलूंगा मैं। अब मैं विधायिका को ओपन करता हूं, बस मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। अब मैं विधायिका को ओपन करता हूं। चलिए भाई, तो मैंने अब इनो पी लिया। धीरे धीरे मैं अपने अंदाज में आऊंगा अब ना। अब धीरे धीरे हम अपने रंग में आएंगे। तो अभी तक तो हम अपने रंग में पढ़ाए ही नहीं, अभी तो हम दर्द के साथ कहराते हुए पढ़ाए।
अब धीरे धीरे अपने रंग में आएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा राहत वैसे भी शुरू हो गई है। इनो आते ही थोड़ा राहत हो गई है, अब पी लिए है तो राहत और हो जाएगी। तो अब आते हैं धीरे धीरे हम अपने रंग में। सर क्या शासन और प्रशासन भी कह सकते हैं? हाँ हाँ कह सकते हैं। अभी हमें गवर्नेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आशीष कुमार जी। हाँ, विधायिका और कार्यपालिका को नहीं नहीं नहीं, विधायिका और कार्यपालिका को हम शासन प्रशासन नहीं करते हैं। ये उनके द्वारा जो व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो शासन प्रशासन के अंतर्गत आता है। हम कार्यपालिका और विधायिका को शासन प्रशासन नहीं कहते भैया, ठीक है आशीष जी। चलिए, तो अब मैं आपको विधायिका को ओपन करता हूं। अब मैं आपको विधायिका को ओपन करता हूं। अब जो मैं विधायिका को ओपन करता हूं, विधायिका भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। एक होती है केंद्र की विधायिका। ये सब बेसिक चीजें सिखा रहा हूं ताकि आगे पॉलिटी में आपको दिक्कत ना आए, फिर आगे आपको फालतू में कमेंट ना करना पड़े, इसलिए आपको मजबूत कर रहा हूं अभी। एक होती है राज्य की विधायिका, एक होती है राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं, और राज्य की विधायिका को हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। पहला कंफ्यूजन बच्चों में यही होता है, सर संसद और राज्य विधानमंडल में अंतर क्या है? बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। सर संसद या राज्य विधानमंडल में क्या अंतर होता है? संसद भी कानून बनाने वाली संस्था है, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाने वाली संस्था है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून केवल उस राज्य पर लागू होता है जिस राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया है। ओ हो, हम समझ गए सर, समझ गए। संसद पूरे देश में केवल एक है, केंद्र में, जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के समस्त क्षेत्र पर लागू होता है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। लेकिन ऐसा कानून जो राज्य विधानमंडल बनाती हैं, वो केवल उस राज्य में लागू होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में संसद केवल एक है? हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर राज्य में अलग अलग राज्य विधानमंडल है? यस, यूपी की अलग राज्य विधानमंडल है, बिहार की अलग है, एमपी की अलग है, राजस्थान की अलग है, और जिस राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा वह कानून केवल उस राज्य में लागू होगा, और संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरा भारत में लागू होगा। इसीलिए संसद को केंद्र की विधायिका कहा जाता है और राज्य विधानमंडल को राज्य की विधायिका कहा जाता है। संसद पूरे देश के लिए विधायन बनाती है, राज्य विधानमंडल केवल राज्य विशेष के लिए विधायन बनाती है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब संसद को खोलते हैं। अभी मैंने क्या किया, पहले बताया सरकार के अंग, सरकार के अंग बताने के बाद किसको खोला? विधायिका को। अब किसको खोलेंगे? संसद को। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 79 में की गई है, और 79 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। क्या? संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर इनका गठन होगा। ये 79 में कहा गया है। और ये प्री में सवाल पूछा गया आपके पीसीएस में कि संसद का गठन निम्नलिखित में से किससे मिलकर होगा? केवल लोकसभा राज्यसभा से, केवल राष्ट्रपति लोकसभा से, केवल राष्ट्रपति राज्यसभा से, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों से। ये सवाल आपके पेपर में आया है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा इसलिए आपको नहीं पता है अभी। इसका आंसर था संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का पार्ट माना जाता है, लेकिन वह संसद का मेंबर नहीं होता है। सर आपकी ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सर आपकी ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जब वह संसद का सदस्य नहीं है तो संसद का अंग कैसे है? अगर संसद का अंग है तो संसद का सदस्य क्यों नहीं है? नहीं समझ पा रहे? और देसी में समझाऊं, एग्जाम्पल के साथ समझना चाहेंगे? खिड़की के बगल एक भैया बैठे हैं,
जिनका काम है क्लास को लाइव करना, जिनका काम है क्लास को बंद कर देना, और इस कक्षा में हम और आप हैं। क्या ये टेक्निकल भैया इस क्लास का सदस्य है? क्या ये टेक्निकल भैया क्लास में बैठ के आपकी तरह पढ़ रहे हैं? नहीं। इट मीन्स टेक्निकल बॉय इज द नॉट अ पार्ट ऑफ, इट मीन्स टेक्निकल बॉय इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास, बट ही इज द पार्ट ऑफ द क्लास। वह टेक्निकल बच्चा क्लास का सदस्य तो नहीं है, लेकिन क्लास का अंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास तब तक चालू नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्लास तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक वो वहां से लाइव नहीं करेंगे। जब तक वो वहां से गो लाइव नहीं करेंगे तब तक आप उधर बैठे रहेंगे, हम यहां खड़े रहेंगे, लेकिन आप ना मुझे देख पाएंगे ना मैं आपका कमेंट देख पाऊंगा। इसलिए कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति संसद का मेंबर तो नहीं होता, लेकिन जब कानून बनता है ना, वह कानून बनने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दे। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को संसद का सदस्य नहीं कहा जाता, भारत के राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। मैंने कल आपसे एक बात बताई थी, जो भी चीजें आप पढ़ते रह गए, पढ़ने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि सवाल बनाते रहिए और सवाल को अपने दिमाग में सेट करते रहिए। अगर आप पढ़ने के साथ साथ सवाल नहीं बना पा रहे तो आपके पढ़ने का तरीका गलत माना जाएगा। समझ गए? तो अब तक की कहानी में कितने सवाल सिखा दिया मैंने? 3 सवाल। पहला सवाल क्या सिखा दिया? संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 79 में। संसद का गठन निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं। भारत का राष्ट्रपति संसद का पार्ट है? यस। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहते हैं? यस। लेकिन भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। तो हम लोग बेसिक सीखते सीखते 4 सवाल आपको सिखा दिए, जबकि अभी मैं पढ़ाना नहीं शुरू किया हूं। अभी तो मैं आपको टूल्स सिखा रहा हूं, राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा बता रहा हूं, सभी नामों से परिचित करा रहा हूं। अरे जब मूवी देखते हो, सबसे पहले डायरेक्टर क्या दिखाता है? ये हैं कौन? ये हैं चित्रा, जो कि ये रामू के बाबू बनेंगे। ये है सन्नी देओल, जो इसके पिता बनेंगे। ये है बॉबी देओल, जो इसके बेटा बनेंगे। ये है धर्मेंद्र, जो दोनों के बाप हैं। ये है अमिताभ बच्चन, जो इनका डबल रोल है। सब पात्रों से पहले परिचित कराया जाता है। जब आप सब पात्रों से परिचित हो जाते हैं तब पिक्चर देखना शुरू करते हैं, तब पिक्चर समझ में आती है। जब 3 घंटे की मूवी देखने के लिए हमें सभी पात्रों से परिचित होना जरूरी होता है, तो 100 घंटे की पॉलिटी पढ़ने के लिए बगैर पात्रों से परिचित हुए कैसे कर पाएंगे आप? बगैर पात्रों से परिचित हुए कैसे कर पाएंगे आप? समझ आई बात है? इसलिए आपको मैं पात्रों से परिचित करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको टूल से दिखा रहा हूं। तो केंद्र की विधायिका किसे कहते हैं? संसद। संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होता है। संसद का गठन किससे मिलकर होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद के गठन की बात किस आर्टिकल में है? 79 में। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? बिल्कुल नहीं। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। फैक्ट भी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक साथ लेके चलिए। अगली बात, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। राज्य विधानमंडल एक सदनी भी हो सकता है। राज्य विधानमंडल द्विसदनी भी हो सकता है। राज्य विधानमंडल द्विसदनी भी हो सकता है। एक सदनी राज्य विधानमंडल को यूनिकैमरल हाउस कहा जाता है। यूनिकैमरल हाउस कहा जाता है। और द्विसदनी राज्य विधानमंडल को बाईकैमरल हाउस कहा जाता है। बाईकैमरल हाउस कहा जाता है। ये यूनिकैमरल क्या है? बाईकैमरल क्या है सर? यूनिकैमरल का मतलब होता है कि एक सदनी राज्य विधानमंडल का गठन केवल राज्यपाल प्लस विधानसभा, वीएस का मतलब बाबू विधानसभा होगा। एक सदनी राज्य विधानमंडल का गठन केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर हो जाता है। अच्छा, और द्विसदनी राज्य विधानमंडल का गठन? द्विसदनी राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर होता है। ओहो, आज तो ये पहली बार जाने। इसका मतलब है कुछ राज्य विधानमंडल द्विसदनी होते हैं, यस, और जो द्विसदनी राज्य विधानमंडल होते हैं वहां विधान परिषद भी होती है, यस।
और कुछ राज्य केवल एक सदनी होते हैं, यस। और एक सदनी राज्य विधानमंडल का गठन केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है, यस। अरे तो फिर ये भी बता दीजिए ना कि कितने राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनी हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो एक सदनी है, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद नहीं है, ये भी क्लियर कर दीजिए, लगे हाथ क्लियर कर देते हैं। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं, भारत में 6 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, यानी कि यही 6 राज्य द्विसदनी राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आएंगे। यही 6 राज्य ऐसे, 7 नहीं भैया, 7 नहीं, गलत पढ़ लिया आपने, 6 होंगे। आशीष कुमार पाठक, जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया बाबू, अपडेट कीजिए, केवल 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 6 राज्य हैं विधान परिषद वाले, एक है यूपी, एक है एमपी, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना। आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो मैं केवल संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं आपको, अभी तो मैं केवल संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें मौजूद है, बाकी बचे हुए सारे राज्य विधानमंडल एक सदनी है, जहां राज्य विधानमंडल का गठन केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होगा। सर एक बात और बता दीजिए, कौन सी बात? जैसे आपने कहा कि संसद का गठन आर्टिकल 79 के तहत होता है, मेरा मन कर रहा है कि आप ये भी बता दीजिए कि राज्य विधानमंडल का गठन किससे होता है, ताकि छोटी छोटी बातें अभी से याद करते चले। चलो बता देता हूँ। राज्य विधानमंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है, और ये बार बार सवाल पूछा जाता है और 90% लोग इसे गलत करके आते हैं। राज्य विधानमंडल का प्रावधान 168 के तहत किया गया है, जैसे संसद का गठन 79 के तहत किया गया है। सर एक बात और पूछ लें, पूछ लीजिए। जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, क्या उसी तरीके से राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता? नहीं होता। सर क्या जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग होता है, क्या उसी प्रकार से राज्यों का राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है? यस होता है। चलिए सर क्लियर हो गया, न तो भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, न तो राज्यों का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और राज्यों का राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये आज नहीं समझाएंगे दीपा जी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। दीपा जी कह रहे हैं कि सर विधान परिषद समझा दीजिए क्या होता है, बिल्कुल नहीं समझाएंगे आज। विधान परिषद तब समझाऊंगा जब मैं आपको विधायिका पढ़ाऊंगा दीपा। बहुत ज्यादा समझने की अगर उत्सुकता, केवल इतना बता सकता हूं, जिस प्रकार से देश स्तर पर 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार से देश में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होती है। जिस प्रकार से देश में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद होती है। यानी जिस प्रकार से संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद को भी उच्च सदन कहा जाता है दीपा। लेकिन आज दस्तूर नहीं, इसलिए आज बताऊंगा नहीं। आज तो मैं केवल सामान्य परिचय दे रहा हूं विधायिका का। जब मैं आपको विधायिका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा विधान परिषद की जरूरत क्यों पड़ी, विधान परिषद की आवश्यकता कैसे हुई, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद की संरचना क्या होती है, विधान परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी, विधान परिषद का महत्व क्या है, विधान परिषद की बुराइयां क्या है, विधान परिषद के पक्ष में तर्क क्या है, विधान परिषद के विपक्ष में तर्क क्या है, क्या विधान परिषद केवल एक सफेद हाथी की तरह है, क्या विधान परिषदों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए, किन राज्यों में विधान परिषद होना चाहिए, किन राज्यों में विधान परिषद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब जानने के लिए अभी आपको 50 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा विधान परिषद के बारे में। आज आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, न कि विधायिका पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो ये तो हो गई विधायिका, लेकिन आपको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा मैं आपको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, क्योंकि जब आप जब भारतीय संविधान का सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस में एक पार्ट लिखा गया हो भारतीय संविधान की अन्य संवैधानिक देशों के साथ तुलना, भारतीय संविधान की दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ तुलना, और यह तुलना ज्यादातर भारत की अमेरिका और ब्रिटेन से होती है। अगर आपने भारत की संसद को समझ लिया तो मैं चाहूंगा कि आप ब्रिटेन के भी संसद को समझें, मैं चाहूंगा आप अमेरिका के भी संसद को समझें, भारत के निम्न सदन को समझें, भारत के उच्च सदन को समझें, अमेरिका के निम्न सदन को समझें, अमेरिका के उच्च सदन को समझें, ब्रिटेन के निम्न सदन को समझें, ब्रिटेन के उच्च सदन को समझें, ताकि आगे मैं पॉलिटी को डिटेल में पढ़ा पाऊं। इसलिए मैं अब भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश और अमेरिका की संसद से करूंगा। अब एक तरफ है भारत,
एक तरफ है अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज है और यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूं मैं आपको। एक तरफ है भारत, एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है ब्रिटेन, एक तरफ है ब्रिटेन। भारत में भी संसद है यानी कि पार्लियामेंट, अमेरिका में भी संसद है यानी कि पार्लियामेंट, ब्रिटेन में भी संसद है यानी कि पार्लियामेंट। सर संसद भी दो प्रकार की होती है, एक सदनवाद और द्विसदनवाद। क्या भारत में एक सदनवाद है कि द्विसदनवाद है? भारत में द्विसदनवाद है। अमेरिका में भी द्विसदनवाद है, अमेरिका में भी द्विसदनवाद है। और ब्रिटेन में भी द्विसदनवाद है। द्विसदनवाद का मतलब क्या हुआ? द्विसदनवाद का मतलब दो सदन है। जैसे कि संसद में एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। मैंने जितनी पॉलिटी पढ़ाई है उस पॉलिटी के आधार पर आप बताइए कमेंट करके, द्विसदनवाद किसका लक्षण है? संसदीय व्यवस्था का, अध्यक्षीय व्यवस्था का, या संघात्मक व्यवस्था का, या एकात्मक व्यवस्था का? सवाल देता हूं, उत्तर दीजिए। द्विसदनवाद निम्न में से किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? ये किसका लक्षण है? संसदीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का। दूसरा विकल्प, ये पहला विकल्प है, अध्यक्षीय व्यवस्था का, अध्यक्षीय व्यवस्था का। आप पढ़ चुके हैं, मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आप आंसर दे सकते हैं। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। चौथा, एकात्मक व्यवस्था, चौथा एकात्मक व्यवस्था, चौथा एकात्मक व्यवस्था। कमेंट करके आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर देखिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, शानदार आंसर। अब दिल खुश हुआ आपसे मेरा। कल मैंने सिखाया था कि द्विसदनवाद की व्यवस्था कहां पाई। हाँ, चेतन कश्यप गलत, सबसे ज्यादा आप ही को कंफ्यूजन हो रहा था और आप ही गलती कर दिए कश्यप जी, गलत बात। द्विसदनवाद किसका लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। कल ही लिखाया था मैंने, कल ही लिखाया था आपको मैंने कि द्विसदनवाद जो है ये संघात्मक। ऐसे सवाल आएगा और आप फंस जाएंगे। इसलिए पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, क्वेश्चन करना सबसे अलग बात है। क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर देना दे करके क्या समझ में आया आपको? पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे अलग बात है। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आएगा दौर, आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहां से करनी है, और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो मैं खुद भी करा दूंगा आपको। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पढ़ना एक अलग फैक्टर है और क्वेश्चन को टैकल करना एक अलग फैक्टर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट? चलिए, खैर आंसर एकदम सही दिया। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है, 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है, शानदार। चलिए, मैंने कहा भारत में द्विसदनवाद है, अमेरिका में भी द्विसदनवाद है, ब्रिटेन में भी द्विसदनवाद है। भारत में संसद है, संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा कि भारत में एक है निम्न सदन, एक है निम्न सदन, और एक है उच्च सदन, एक है उच्च सदन। अमेरिका में भी संसद है, यहां पर भी दो सदन है, एक है निम्न सदन, एक है निम्न सदन, एक है उच्च सदन, उच्च सदन। ब्रिटेन में भी संसद है, एक है निम्न सदन, एक है निम्न सदन, और एक है उच्च सदन, एक है उच्च सदन। ये आपके नोट्स में नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको।
आपके नोट्स की शुरुआत मैंने केवल संविधान क्या है और भारतीय संविधान की विशेषता से शुरू की है, तो ये पॉइंट डायग्राम के माध्यम से आप नोट भी करते रहिए कॉपी में। आगे आगे नहीं बोलना है भाई। अनुपम जी, पढ़ने का तरीका सीखिए प्लीज बाबू। अभी मैं यही बता रहा हूं, अब पूछना शुरू कर दिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। मैं लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस पढ़ा रहा हूं, हैं? मैं लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस पढ़ा रहा हूं और लोकसभा और राज्यसभा में बताया इसके बारे में। अभी तो मैंने लोकसभा और राज्यसभा हेडिंग ही डाली है, हो सकता है मैं इसके आगे बताने वाला हूं। पहले कैसे पूछ लिए कि आप लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है? क्या लोकसभा में पढ़ा चुका हूं? क्या राज्यसभा में पढ़ा चुका हूं? क्या दोनों का अंतर बता चुका हूं? तो पहले कैसे पूछ लिया आपने? इस आदत से बचना है। ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी, ये उत्सुकता धैर्य में बदलना है, ठीक है? ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। दैट इज रॉन्ग प्रोसेस ऑफ स्टडी। अभी तो मैंने इसकी बात ही नहीं की है, अभी तो मैंने केवल हेडिंग बनाई है और पहले पूछने लगे कि लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या है। धैर्य रखिए, सब आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जहां तक आप सोचेंगे उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, उससे 10 गुना ज्यादा उत्तर दूंगा मैं। बस धैर्य बनाकर क्लास करते रहिए अच्छे से। निम्न सदन, निम्न सदन किसे कहते हैं? भारत में निम्न सदन का नाम है लोकसभा। भारत में उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। अमेरिका के निम्न सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा, इसी प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव हाउस। रिप्रेजेंटेटिव हाउस। उस सदन को कहा जाता है सीनेट। ब्रिटेन के निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड और अमेरिका के उस सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर सचेत कर दे रहा हूं। अगला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला 15 मिनट अपना हाथ अपने टाइपिंग के बटन से हटा लीजिए और अपने दिमाग की बत्ती एकदम खोल दीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिसके लिए आपके कंसंट्रेशन लेवल का बहुत हाई होना जरूरी है। इसलिए सबका फोकस एकदम क्लास के लेक्चर पर और बोर्ड पे होना चाहिए। सबका ध्यान हमारी आवाज पर और बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने तुलना करते हुए किससे कहा कि एक भारत है, एक अमेरिका है, एक ब्रिटेन है। भारत में भी संसद है, अमेरिका में भी संसद है, ब्रिटेन में भी संसद है। भारत में भी द्विसदनवाद है, अमेरिका में भी द्विसदनवाद है, ब्रिटेन में भी द्विसदनवाद है। द्विसदनवाद जो है ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अब भारत की संसद में एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। अमेरिका में भी एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। ब्रिटेन में भी एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। भारत के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, भारत के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। अमेरिका के निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं। अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, ब्रिटेन के निम्न सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है और ब्रिटेन के उच्च सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता। माफी चाहेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, माफी चाहेंगे, इधर का उधर हो गया। इसे हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। किसे? निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। अब मैंने कहा कि द्वितीय सदन जो होता है, द्वितीय सदन जो होता है यह संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। इसका मतलब द्वितीय सदन का ये जो द्वितीय सदन, देखिए यही इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन, जिसको आप उच्च सदन कहते हैं, इसी को द्वितीय सदन कहा जाता है। और द्वितीय सदन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या होता, मैं पहले समझा चुका हूं। राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करना। और यही द्वितीय सदन जो है राज्यों के हितों की बात केंद्र में करता है। राज्यों के हितों की बात केंद्र में करता है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यह हमारे संघात्मक ढांचे को बनाए रखता है, यह हमारे संघात्मक ढांचे को बनाए रखता है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा।
क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, और द्वितीय सदन का मुख्य उद्देश्य ही है कि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। ओहो सर, समझ गए समझ गए। इसका मतलब है कि द्वितीय सदन की आवश्यकता उस देश में पड़ती है जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होगी। द्वितीय सदन की आवश्यकता केवल उस देश में पड़ती है जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होती है, क्योंकि आपने कहा कि द्वितीय सदन का मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। इसका मतलब आज समझ में आ गया कि राज्यसभा का मुख्य कार्य है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना केंद्र में। राज्यसभा का मुख्य कार्य होता है, उच्च सदन का मुख्य कार्य होता है, द्वितीय सदन का मुख्य कार्य होता है कि केंद्र में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करना, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। इसका सबसे मुख्य कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। और द्वितीय सदन की आवश्यकता केवल उसी देश में पड़ती है जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होती है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? एकात्मक। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में द्वितीय सदन के बगैर भी काम चल जाता है, जबकि हमने आपको चार्ट में दिखा दिया कि ब्रिटेन में भी द्वितीय सदन है, ब्रिटेन में भी द्विसदनवाद है, ब्रिटेन में भी उच्च सदन का गठन किया गया है, लेकिन ब्रिटेन का काम द्वितीय सदन के बगैर भी चल सकता था। ब्रिटेन का काम द्वितीय सदन के बगैर भी चल सकता था। लेकिन सर एक बात तो क्लियर हो गई। कौन सी बात? अगर ब्रिटेन एकात्मक देश है तो ब्रिटेन ने भले ही द्वितीय सदन का गठन कर लिया, लेकिन उसका काम तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करना तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्रिटेन का द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन संघात्मक देश है। आपका पढ़ाया हुआ कल का पाठ गलत माना जाएगा। अगर आप कहते कल पढ़ाया हुआ पाठ सही है तो ब्रिटेन के द्वितीय सदन को राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप सिखा रहे हैं जिस देश में द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है वह देश संघात्मक होता है। द्वितीय सदन की आवश्यकता उसी देश में पड़ती है जहां संघात्मक व्यवस्था होती है। और आपने यह भी कह दिया भारत अगर द्वितीय सदन का गठन न करता तो भारत संघात्मक देश न बन पाता। अमेरिका अगर द्वितीय सदन के गठन न करता तो अमेरिका संघात्मक देश न बन पाता। अगर लेकिन ब्रिटेन एकात्मक देश है तो ब्रिटेन का काम एक सदन में भी चल सकता था, ब्रिटेन का काम एक सदन में भी चल सकता था। बावजूद उसके ब्रिटेन ने द्वितीय सदन का गठन किया, बावजूद उसके ब्रिटेन ने द्वितीय सदन का गठन किया। क्या काम है द्वितीय सदन का? क्या काम है द्वितीय सदन का? क्या करता है ब्रिटेन का द्वितीय सदन? राज्यों का प्रतिनिधित्व तो करेगा नहीं, क्योंकि वह एकात्मक देश है। इसका मतलब कुछ और करता होगा। इसका पहला काम होता है विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व करना। यानी कि ब्रिटेन का उच्च सदन, ब्रिटेन के जो राजशाही परिवारों के लोग हैं, ब्रिटेन के जो विद्वान लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व ब्रिटेन के उच्च सदन में दिया गया है। और ब्रिटेन के उच्च सदन का दूसरा काम यह है ब्रिटेन के भीतर जो भी रीति रिवाजें हैं, ब्रिटेन के भीतर जो भी परंपरा है, उन सब का संरक्षण करना। आज तक भारत की किसी पुस्तक में शायद ये बात आपने नहीं पढ़ी, पढ़ना चाहिए था। अगर एनसीईआरटी भी कायदे से पढ़ते तो ये पढ़ने को मिल जाता, लेकिन शायद आपने नहीं पढ़ा इसे। आज आपको पहली बार ये समझ में आया होगा कि ब्रिटेन का काम तो दूसरे सदन के बगैर भी चल सकता था, क्योंकि सर ने मुझे सिखाया है कि द्वितीय सदन का काम सिर्फ ये होता है कि केंद्र में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करे, केंद्र में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करे। और ब्रिटेन एक एकात्मक देश है, लेकिन बावजूद उसके ब्रिटेन ने द्वितीय सदन का गठन किया। लेकिन इससे यह बात स्पष्ट है कि ब्रिटेन का द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता होगा, क्योंकि ब्रिटेन एकात्मक देश है। तो सवाल यह उठता करता क्या है? तो आपने सिखाया कि ब्रिटेन का द्वितीय सदन यानी उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड दो काम करता है। पहला काम अपने देश के जो योग्य लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देता है, और साथ ही साथ अपने देश के भीतर जो रीति रिवाजें हैं, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं,
उनको सुरक्षित रखता है। सर, हो सके तो भारत से तुलना कर दीजिए, हो सके तो अमेरिका के द्वितीय सदन की भूमिका बता दीजिए, फिर भारत की द्वितीय सदन की भूमिका बता दीजिए, फिर हमें दिखा दीजिए कि भारत का द्वितीय सदन कौन से मामले में ब्रिटेन की नकल करता है, कौन से मामले में अमेरिका की नकल करता है, किस मामले में ब्रिटेन से अलग है और किस मामले में अमेरिका से अलग है। इतना गहरा पढ़ना पड़ेगा, इतना गहरा समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अभी बोलना नहीं है, कुछ ध्यान रखिएगा। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको बोलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो मैं समझाता रहूं 100% दिमाग लगा कर समझाते रहिए। 15 मिनट के बाद पानी की तरह पूरी कहानी हम साफ कर देंगे। 15 मिनट लगेगा आपको पूरी कहानी समझने में, 15 मिनट के बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन शर्त है, उंगलियां नहीं चलनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं दीपा, बी कंट्रोल ऑन योर फिंगर्स, लास्ट वार्निंग टू यू। जब तक मैं टॉपिक को समझाया करूं अपनी उंगलियों पर कंट्रोल किया करिए। जैसे भी टॉपिक समझाऊंगा आपसे फीडबैक भी मांगूंगा, आपका डाउट भी लूंगा, आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं समझाऊंगा तब तक आपका ध्यान मेरी बातों पर, मेरे बोर्ड पर होना चाहिए। आपकी उंगलियां उसमें आपके टाइपिंग बटन पर नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है, और ये गलती कोई दोबारा किया तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आदमी। फिर वो कमेंट करने का दोबारा मौका उसको नहीं देंगे फिर हम। अनुशासन जिंदगी में बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। जब तक आपकी जिंदगी में अनुशासन नहीं होगा, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। 5 बार मैंने ये बात समझाई, फिर भी आपने क्लास के बीच में क्यों कोई कमेंट किया? संख्या की बात हो रही है दीपा, मैं आपको संसद की संरचना पढ़ा रहा हूं, मैं संसद में लोकसभा की संख्या बता रहा हूं, मैं राज्यसभा की संख्या बता रहा हूं, या मैं संसद की तुलना भारत, ब्रिटेन और अमेरिका से कर रहा हूं? और आप पूछ रही हैं क्या राज्य का प्रतिनिधि राज्यसभा में होता है और कितनी संख्या में होता है? आप संख्या पूछ रही हैं। मैं समझा कुछ और रहा हूं, मैं ले कहीं और जा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट कुछ और बनाना चाहता हूं, और बीच में आप सवाल कर रहे हैं, और वो भी बेवजह के सवाल। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अनुशासन के साथ, ध्यान रखिएगा। पढ़ने में हम किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे कक्षा में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य आपको कामयाब करना है, और आपके कामयाब करने के लिए अगर मुझे कोड़े भी लगाने पड़ेंगे तो मैं कोड़े लगाऊंगा, आपको ध्यान रखिएगा। फटकार भी लगाने पड़ेगी, मैं फटकार करूंगा। डांटना भी पड़ेगा तो मैं डांटूंगा। इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरा फीडबैक क्या देंगे। मुझे परवाह फीडबैक की नहीं है, मुझे परवाह आपकी कामयाबी की है, और आपकी कामयाबी के लिए जो उचित होगा वो मैं लास्ट तक करता रहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा ऐसी गलती किसी बच्चे से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका का उच्च सदन है, उसी प्रकार से ब्रिटेन का उच्च सदन है, वैसे ही अमेरिका का उच्च सदन भी है। और अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। क्या करता है अमेरिका का उच्च सदन? अमेरिका का उच्च सदन केवल केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, केवल केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, केवल केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या अमेरिका का उच्च सदन विधायी प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई भूमिका अदा करता है? क्या अमेरिका का उच्च सदन कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका अदा करता है? कोई भूमिका अदा करता है? क्या कानून बनाने की यह प्रक्रिया में कोई भूमिका अदा करता है? आंसर है नो। अमेरिका का उच्च सदन या अमेरिका का सीनेट कानून बनाने में कोई रोल अदा करता है? नहीं। क्या ब्रिटेन का उच्च सदन कानून बनाने में कोई रोल अदा करता है? नहीं। तो अमेरिका का उच्च सदन क्या कहता है? केवल केंद्र में राज्य का रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्य की समस्याओं को उठाता है, राज्य की चिंताओं को उठाता है, राज्य के कार्यों को देखता है। और ब्रिटेन का उच्च सदन योग्य लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, विद्वान लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। और अमेरिका का केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप भारत को देखते हैं, अब आप भारत को देखते हैं कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा क्या करता है।
भारत का उच्च सदन राज्यसभा क्या करती है? कोई बच्चा को कमेंट किया था कुछ देर पहले ना कि राज्यसभा का क्या काम है, लोकसभा का क्या काम है। वक्त तो आने दीजिए, सब जानोगे बाबू। क्यों इतनी हड़बड़ाहट, क्यों इतनी बेचैनी, क्यों इतना अल्हड़पन है आप में? थोड़ा धैर्य रखो। सिविल सेवक बनने जा रहे हैं आप, एक आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको तहसील संभालना है। हड़बड़ाहट से तहसील नहीं संभलेगा। तहसील संभालने के लिए धैर्य चाहिए, पेशेंस। सिविल सेवक के कैरेक्टर, उसके लक्षण आपके व्यक्तित्व में दिखने शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलता हूं। अब मैं भारत की तुलना करता हूं। भारत का उच्च सदन क्या कहता है? राज्यसभा। भारत में राज्यसभा क्या करती है? भारत में द्वितीय सदन क्या करता है? भारत में राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा का पहला काम है केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना पहला काम है। दूसरा काम है विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व करना। विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व करना। कैसे पता सर विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? अरे पढ़िए ना भारतीय संविधान का आर्टिकल 80। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत में राज्यसभा का विद्वान लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। और साथ ही साथ भारत में राज्यसभा विधायी प्रक्रिया और साथ ही साथ भारत में राज्यसभा विधायी प्रक्रिया में भी भाग लेती है। विधायी प्रक्रिया में भी भाग लेती है। विधायी प्रक्रिया में भी भाग लेती है। अब आप विचार कीजिए, अब आप सोचिए। क्या सोचें सर? वह कौन सा काम है जो अमेरिका नहीं करती है लेकिन भारत कर रहा है? वह कौन सा काम है जो ब्रिटेन करता है और भारत भी कर रहा है? और वह कौन सा काम है जो भारत करता है, अमेरिका भी नहीं करती, ब्रिटेन भी नहीं करती? ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ये पूरे टॉपिक का रस है, यही इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं आपको पिन ड्रॉप साइलेंट करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट होके इस स्तर तक पहुंचे। अभी क्लियर नहीं हुआ मैटर, अभी थोड़ी देर और आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ी देर और साइलेंट रहना पड़ेगा आपको। एक बार मैं फिर से अपनी पूरी बात दोहराता हूं, अपने दिमाग की बत्ती खोलिए, फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि भारत में भी उच्च सदन है जिसको द्वितीय सदन कहा जाता है। मैंने कहा कि ब्रिटेन में भी द्वितीय सदन है जिसको उच्च सदन कहा जाता है। मैंने कहा कि अमेरिका में भी उच्च सदन है जिसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। लेकिन अमेरिका का द्वितीय सदन का केवल एक काम है, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, और द्विसदनवाद संघात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। अमेरिका में भी द्वितीय सदन है जिसका मुख्य काम है विद्वान लोगों का प्रतिनिधित्व करना और अपने रीति रिवाजों का, अपनी परंपराओं का, अपने संस्कृतियों का संरक्षण करना। और भारत में भी द्वितीय सदन है, और भारत में द्वितीय सदन के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व करना, दूसरा काम है राज्य का प्रतिनिधित्व करना, और तीसरा काम है विधायी प्रक्रिया में भाग लेना। क्या कमाल का है भारत का सदन, क्या कमाल का है भारत की राज्यसभा। भारत की राज्यसभा जहां एक ओर ब्रिटेन के उस सदन की भांति योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के उच्च सदन सीनेट की भांति केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। वहीं तीसरी ओर भारत की राज्यसभा कानूनी प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका अदा कर रही है, जो न तो अमेरिका का उच्च सदन करता है और न ही ब्रिटेन का उच्च सदन करता है। जो न तो अमेरिका का उच्च सदन करता है और न ही ब्रिटेन का उच्च सदन करता है, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई भारत की राज्यसभा
अमेरिका के भी लक्षण समेटे हुए है। भारत का राज्यसभा, भारत का उच्च सदन ब्रिटेन के भी लक्षण समेटे हुए हैं, और भारत का उच्च सदन ऐसा भी कुछ करता है जो न अमेरिका करता है न ब्रिटेन करता है। इसलिए भारत की राज्यसभा ब्रिटेन से भी विशिष्ट है, अमेरिका से भी विशिष्ट है, दुनिया के सभी देशों के उच्च सदनों से विशिष्ट है भारत का उच्च सदन, यानी भारत का द्वितीय सदन, यानी कि भारत की राज्यसभा। क्योंकि भारत की राज्यसभा वो भी करती है जो अमेरिका वाली करती है, भारत की राज्यसभा वो भी करती है जो ब्रिटेन वाली करती है, लेकिन भारत की राज्यसभा ऐसा भी कुछ करती है जो न अमेरिका वाली करती है न ब्रिटेन वाली करती है। अमेरिका वाली राज्यसभा विद्वान लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, ब्रिटेन वाली राज्यसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, और भारत की राज्यसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग भी लेती है, अमेरिका की तरह केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है, ब्रिटेन की तरह योग्य लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी करती है। केवल एक काम नहीं करती है जो ब्रिटेन का उच्च सदन करता है, कि अमेरिका भारत में राज्यसभा संस्कृतियों का संरक्षण नहीं करती, रीति रिवाजों का संरक्षण नहीं करती। किसने? तो 7:30 पे ही छोड़ेगा, तो छोड़ी जाएगी 5 पे छोड़ी जाएगी, ठीक है, कोई नहीं। रीति रिवाजों का संरक्षण करती है। बात समझ में आ रही है आपको? अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय उच्च सदन और ब्रिटेन उच्च सदन, बता देंगे। व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द भारतीय उच्च सदन और ब्रिटेन उच्च सदन, बता देंगे। व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द भारतीय एंड अमेरिकी उच्च सदन, तो बता देंगे। क्या आप समझ पाए कि भारत में उच्च सदन का रोल क्या है, अमेरिका में उच्च सदन का रोल क्या है, ब्रिटेन का उच्च सदन का रोल क्या है, और भारत का उच्च सदन किस प्रकार से अमेरिकी और ब्रिटिश उच्च सदन से विशिष्ट है। लेकिन इस मजे तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा साहब। बस एक साथ दीजिएगा, क्लास को क्लास की तरीके से पढ़िएगा, हमें अच्छा माहौल दीजिएगा, हमें अच्छे अनुशासन के साथ पढ़िएगा। जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ पढ़िएगा, जब मैं पूछूं तो सिर्फ लिखिएगा। अगर ये माहौल दिया, मैं फिर कह रहा हूं, आप भारत में कहीं से भी पढ़ के आए होंगे, भारत में किसी से भी पढ़ के आए होंगे, उससे बेहतर संविधान पढ़ा के विदा करूंगा आपको। अगर आपने वास्तव में मेरी जैसे लगन के साथ मेहनत कर लिया और पढ़ लिया, संविधान में कोई दूसरा आदमी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपको ऐसा स्टूडेंट बना के यहाँ से विदा करूंगा कि पॉलिटी में फिर कोई दूसरा एग्जाम ना कोई दूसरा विद्यार्थी आपको हरा नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। आपका सहयोग का मतलब आपका अनुशासन, आपका कंसंट्रेशन, आपकी रेगुलरिटी और आपकी मेहनत और आपका एफर्ट, आपका इंटरेस्ट, आपकी निष्ठा शामिल है। अगर ये काम आपने किया, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ के आए हो, किससे पढ़े हो, किससे पढ़े हो, कहाँ कहाँ पढ़े हो, कैसे कैसे पढ़े हो, लेकिन यहाँ से पढ़ के जाओगे। मैं पहले क्या बोलूँ, अपने मुंह से बोलना कुछ अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ, जिस दिन पढ़ के जाओगे तब आप जरूर कहोगे कि अगर यहाँ नहीं आते तो बहुत बड़ी भूल हो जाती, अगर नहीं मिले होते तो बहुत चूक हो जाती। लेकिन बस इसके लिए अनुशासन बनाए रखिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा और पूरे मन के साथ पढ़िएगा। जितनी मेहनत करने की मैं सलाह आपको दूं, उतनी मेहनत करते रहिएगा आप लोग। नहीं करता है। अमेरिका का उच्च सदन संस्कृतियों का संरक्षण नहीं करता है। अमेरिका के उच्च सदन का केवल एक काम है, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। ब्रिटेन के उच्च सदन का केवल 2 काम है, संस्कृतियों का संरक्षण करना और योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन भारत के उच्च सदन का 3 काम है, कानूनी बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना, योग्य लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना और केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। इसलिए भारत का उच्च सदन अमेरिकी और ब्रिटिश के उच्च सदन से भी विशिष्ट और अलग माना जाता है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यह भी सिखा दिया, अगर ब्रिटेन अपने देश के भीतर उच्च सदन का गठन न करता तब भी उसका काम चल सकता था, क्योंकि उच्च सदन का मुख्य उद्देश्य होता है संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखना और केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने उच्च सदन का गठन किया, लेकिन उच्च सदन का उद्देश्य केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना नहीं,
संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का संरक्षण करना और विद्वान लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना था। नवनीत जी, मैं आपको सलाह दूंगा, पिछली 2-3 क्लासेस अच्छे से कर लीजिए भैया, पिछली 2 क्लासेस अच्छे से कर दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बहुत नरम दिल आदमी हूं, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, अपने स्टूडेंट्स। मेरी ज़िंदगी में पिछले 10 साल में मेरे आसपास कोई रहा नहीं है सिवाय मेरे स्टूडेंट के। मैं बहुत मोमदिल इंसान हूं, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूं, लेकिन सिर्फ चाबुक की मार अपने बच्चों पर इसलिए लगाए रहते ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो सके। क्योंकि एक मूर्तिकार हथौड़ी और छेनी उन्हीं के ऊपर चलाता है जिसको वह बेहतर आकार देना चाहता है। तो केवल आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको तराशने के लिए, आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, पॉलिटी में आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए मैं कई बार आपको डांट भी लगाऊंगा, कई बार आपको फटकार भी लगाऊंगा, कई बार आपको सिखाऊंगा भी, आपके ऊपर चिल्लाऊंगा भी, लेकिन वो सब आपकी बेहतरी के लिए करूंगा। उसे दिल पे नहीं लेना है कभी, न तो उसके लिए कभी बुरा मानना है, क्योंकि जिस दिन ये बंद कर दिया मैंने, उस दिन आप खोखले हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा ना, तो शंका नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं, डाउट नाम की कोई चीज छूटेगी ही नहीं। बस शर्त है कि पूरा लेक्चर कंप्लीट होने तक आप मेरा इंतजार कर लीजिए बस। तो आज मैंने आपके राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा की बेसिक बातें क्लियर कर दी। इसमें कुछ बातें और बची हैं जो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि मैंने आज के सेशन में जो लक्ष्य रखा था वो क्या रखा था, राज्य क्या होता है ये बता दिया, राज्य के तत्व क्या होते हैं बता दिया, सरकार के अंग किसे कहते हैं बता दिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है बता दिया। अभी मुझे विधेयक किसे कहते हैं, कानून कैसे बनता है, बहुमत के प्रकार कितने हैं ये भी मुझे बताना है, और अभी मुझे अस्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूरा क्लास अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं यहाँ तक हुई, सारे डाउट्स क्लियर है सबको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर मिलूंगा, और ध्यान रखिएगा आपके पास सूचना जाएगी, परसों मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, परसों आपका, कल संडे है, संडे को ऐसे अवकाश रहता है, मंडे को थोड़ा मैं कुछ निजी कारणों की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, परसों मेरी क्लास नहीं है, मेरी मुलाकात आपको मंडे से होगी और ट्यूसडे से होगी। मेरी मुलाकात आपके साथ अब ट्यूसडे से होगी, मंडे को क्लास मेरी नहीं है। तब तक आप नोट्स का अध्ययन करिएगा और जितना पढ़ा दिएगा उसका रिवीजन करिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।